हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो जो है वो अपने महा सीरीज का पार्ट 8 होने वाला है और इस पार्ट में हम लोग भूगोल देखेंगे यानी कि ज्योग्राफी देखेंगे। 20 सवाल इसमें भी रखा गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें बच्चे अक्सर फंसते हैं, मतलब कि कंसेप्ट थोड़ा उनमें अलग लगता है, तो मैं यहाँ पर उनको 1 बाय 1 डिस्कस भी करूँगा और साथ ही साथ सवाल के जवाब तो मैं देते ही चलूँगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर 20 में से 20 सवाल के बिल्कुल सही जवाब सीख करके जाएँ। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने आज रखा गया है बच्चों की समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। कितनी किलोमीटर तक बच्चों? तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है बच्चे वो कितना दिया हुआ है 10.2, 15.05। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। लेकिन कई बार जब इसे नॉटिकल माइल्स को अगर किलोमीटर में बदलोगे ना तो 22.2 किलोमीटर आता है। तो अगर कहीं खुदा ना खास्ते ऑप्शन में ये रहे तो फिर आप ये मारना, ठीक। अगर ये नहीं रहेगा तो 19.2 किलोमीटर, ठीक। आप लोग अगर नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर में बदलोगे ना बच्चों तो फिर ये आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, अजैव है, मानवकृत है या जैव है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है बच्चों, ठीक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? मतलब कौन सा ऐसा प्राकृतिक संपदा है जो समय के साथ कुछ दिन में खत्म हो जाएगा? कोयला, मिट्टी, हवा या सौर शक्ति? तो आप सब जानते हैं कि कोयला जो है वो समाप्ति के कगार पर खड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कोयला हो जाएगा। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? जल शक्ति है, वन है, खनिज है या नदियां हैं? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है बच्चों? तो कहा जाता है कि खनिज जो है वो संसार का सबसे कीमती संसाधन है। अगला सवाल बच्चों आप लोगों के सामने कि कौन से फसल के उत्पादन के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? गेहूं, कपास, कहवा या गन्ना? हाँ जी, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? कहवा। कहवा जो है इसके लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है बच्चों कि ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन फ्लड का क्या मतलब हुआ करता था? बाढ़ का नियंत्रण के लिए ऑपरेशन फ्लड बनाया गया था, बांध की मरम्मत करने के लिए ऑपरेशन फ्लड बनाया गया था, या तो फिर डेयरी के विकास के लिए या जल योजना के लिए? आखिर ऑपरेशन फ्लड था तो था क्या? तो वो डेयरी के विकास के लिए था बच्चे, यानी दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड। अगला सवाल है बच्चों, वैसे फ्लड मतलब बाढ़ होता है तो बच्चा लोग क्या करेगा? सीधा बाढ़ नियंत्रण मान करके चला जाएगा, ठीक। अगला सवाल है बच्चों कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है, तमिलनाडु में होती है या उत्तर प्रदेश में होती है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? महाराष्ट्र में होती है, ठीक। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राज्य गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? गेहूं का प्रमुख उत्पादक कौन नहीं है बच्चों? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? तो देखो इन तीनों में ना गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक, लेकिन तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तमिलनाडु हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है बच्चों कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता रिसड़ा, दूसरा है कोलकाता कोन्नागरी, तीसरा है कोलकाता मेदिनीपुर और चौथा है कोलकाता हावड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता हावड़ा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक मतलब जिस पर समाज के सभी वर्ग का अधिकार है, कोई भी जाकर के वहाँ नौकरी कर सकता है, यानी कि वो सरकारी है। तो जेके सीमेंट उद्योग, दूसरा है ये प्राइवेट है बच्चे, टाटा लौह इस्पात, तो टाटा तो हम लोग जानते ही हैं प्राइवेट है। बोकारो लौह इस्पात ये गवर्नमेंट है बच्चों, ये सरकारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सार्वजनिक। रेमंड तो हम लोग जान ही रहे हैं कि वो क्या है? प्राइवेट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? मतलब कि डायरेक्ट उपभोक्ता इसका इस्तेमाल करता है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चितरंजन लोकोमोटिव? तो क्या हो जाएगा बच्चों? चीनी उद्योग जो है वो डायरेक्ट उपभोक्ता को दिया जाता है। अगला सवाल है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खिलौना उद्योग।
खिलौना उद्योग जो है वो क्या है बच्चों, छोटे पैमाने का उद्योग है जो कि घरेलू स्तर पे भी शुरू कर करके आदमी कुछ पैसे कमा सकता है। इंदौर पतन किस राज्य में है बच्चों, इंदौर पतन किस राज्य में है, गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। पतन मतलब क्या होता है, बंदरगाह को कहते हैं। एक होता है पतन का मतलब गिरना, मतलब किसी भी ये का किसी राज्य का धीरे धीरे अगर ये होता चला जाए, क्या बोलते हैं उसको, गिरावट आती चली जाए उसमें, तो उसे पतन कहते हैं। लेकिन ये वो वाला पतन नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो कहाँ है इंदौर पतन, कहाँ है बच्चों, तो ये तमिलनाडु में हुआ करता है। ओके, अगला सवाल है कि भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है 1881, 92, 1820 और 1991। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप कह सकते हो कि 1881 में भारत की टेलीफोन सेवाएं प्रारंभ हुई, ठीक, क्योंकि लगनी प्रारंभ यहीं पे हो गई थी, ठीक ना। लेकिन ऑफिशियल जो शुरू हुआ था ना बच्चों, वो हुआ था 1882 और दिन कौन सा था, 28 जनवरी। 28 जनवरी को चालू हो गया था। तो 1882 भी अगर ऑप्शन में रहे तो 1881 नहीं रहेगा, और 1881 ऑप्शन में है तो फिर 1882 नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे 1882 मोर एप्रोप्रिएट आंसर है, तो आप लोग याद रखना ये वाली बात भी। अगला सवाल है बच्चों कि दिल्ली में, दिल्ली से नहीं बल्कि दिल्ली, हाँ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय सड़क किस नाम से प्रसिद्ध है। NH2, NH1, NH4 या NH5। दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक की जो राष्ट्रीय सड़क है उसे हम लोग NH2 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नई आर्थिक नीति बनाया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो सके किसी भी देश का। वैश्वीकरण उसका अंग है, बिल्कुल वैश्वीकरण अंग है बच्चों। निजीकरण उसका अंग है, वो भी अंग है। उदारीकरण, या ये कह सकते हैं कि उदारीकरण ये भी है। चौथा है राष्ट्रीयकरण, यहाँ पे 16 का C हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। उदारीकरण है, राष्ट्रीयकरण नहीं है, ये हो जाएगा D। किसी का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है बच्चों, तो राष्ट्रीयकरण, ठीक। यहाँ पर तो निजीकरण पे ध्यान दिया जा रहा है ना, तो अगर निजीकरण होगा तो राष्ट्रीयकरण कैसे हो सकता है। तो नई आर्थिक नीति में निजीकरण को जगह दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीयकरण को हटा दिया गया है। निजीकरण का मतलब होता है किसी भी संपत्ति को निजी हाथों में दे देना, और राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि किसी निजी संपत्ति को राष्ट्र के हाथों में दे देना, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों की कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ बच्चों, तो ऑप्शन है 1950 में, 1948 में, 1952 में या 1955 में। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 1955 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 1954 होता तो 1954 मारते, क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ था ना बच्चों वो 1954-55 में स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग डेट कब है, 1954 है, ठीक है। तो 54-55 वाला साल था बच्चों, तभी स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो 55 है तो 54 नहीं रहेगा, 54 है तो 55 नहीं रहेगा, अगर दोनों रहे तो 54 मारना। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि ये गुजरात परियोजना की निर्माण किस स्थल पर हुआ है। ये गुजरात नहीं बल्कि गंडक परियोजना होना चाहिए बच्चों। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। वाल्मीकि नगर, छपरा, बेतिया, मोतिहारी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वाल्मीकि नगर में हुआ है, ठीक। अगला सवाल है कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। गन्ना उत्पादक जिला इनमें से कौन नहीं है बच्चे। ऑप्शन है दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दरभंगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। 80%, 75%, 65% या 86%। तो यहाँ पर जो ये है इसके हिसाब से जो है ना बच्चों वो कितना है, 80% हो जाएगा, ठीक। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा हालात सुधरा है। अभी अगर देखा जाए, मतलब कि सरकारी आंकड़ा देखा जाए ना, तो 70% लोग लगे हुए,
ठीक। लेकिन जो हमारा बुक है वो पहले छपा था तो उसके अनुसार 80% है, तो 80% ही हम लोग मारेंगे। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों के मार्क्स कितने आए ये भी मुझे बताएं। अगर आपका मार्क्स 17/20 आ रहा है, मतलब आपको इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है। कब तक देखना है? जब तक कि 19/20 ना आ जाए कम से कम, वरना होना तो ये चाहिए कि 20/20 मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक, मैंने कई बार इस वीडियो का उद्देश्य बताया है बच्चों, इस महासीरीज का उद्देश्य बताया। ये महासीरीज का केवल एक ही उद्देश्य है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आपके सामने एक भी ऐसा सवाल ना आए जिसकी मुलाकात आपको इस महासीरीज में मैं ना करवा दिया हूँ। ठीक, एक आख सवाल ऐसा अगर आ जाए तो वो भाई कहा नहीं जा सकता, वरना मैं सारे सवाल को यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट करना है, कितना मार्क्स आया ये भी कमेंट करना है। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों। दोस्तों में शेयर कर करके आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जब मैं कल ये वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जब मैं लाइव क्लास आऊँ तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें सार क्लास के साथ।